दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। ये वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पूर्व में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर किया। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा करके अवश्य एक बार कवर कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरा प्रयास जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पहला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी मूलतः किस भाषा में लिखा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, तुर्की भाषा में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसकी रचना तुर्की भाषा में की है। बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने किया। तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था, इसे भी आपको याद रखना है कि अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान होगा। अंग्रेजी में इसका अनुवाद का श्रेय जाता है A.S. वेब्रिज को। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा लड़ा गया वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? तो इसका उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट होकर अमीरों और सामंतों ने विद्रोह कर दिया। इसी बीच पंजाब के सामंत या फिर कहें शासक दौलत खां के निमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। तो किसके निमंत्रण पर किया था, इसे भी याद रखना है, दौलत खां के निमंत्रण पर। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना हुई। अगला फैक्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलुगमा और उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उसने युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक तोपचियों की सेवाएं प्राप्त की। ये व्यक्ति थे जो कि तोप चलाने का कार्य करते थे, है ना। तो इसे भी याद रखना है। अगला फैक्ट है कि बाबर ने विजय के बाद मिली धनराशि को सरदारों और सैनिकों में वितरित किया। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर कहा गया। तो कलंदर क्यों कहा गया था? तो उसे उदारता के कारण कहा गया था कि जब विजय के बाद जो धन प्राप्त हुआ था उसे उन्होंने सैनिकों में वितरित किया था और सरदारों के बीच वितरित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो हैं वो सुमेलित सही नहीं है, ये पहचानना है। तो यहाँ पर सी के बारे में बोला गया है कि ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ये गलत है। बाकी बात, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखना है। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखना है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के मध्य लड़ा गया था, इसे भी याद रखना है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने राजा मेदिनी राय को पराजित किया। फिर आता है कि घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 5 मई 1529 ईस्वी को। यहाँ पर बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो ऑप्शन सी में जो दिया गया था 1529 ईस्वी, ये नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 1528 ईस्वी। अगर 28 ईस्वी रहता तो ये ऑप्शन भी सही होता। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी के संबंध में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि यह युद्ध बाबर एवं अफगान शासक महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। दूसरा है, इस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तीसरा है, इस युद्ध के दौरान बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर केवल एक को गलत माना गया है। एक में क्या है? एक में है कि यह युद्ध बाबर एवं अफगान शासक महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था, ये ऑप्शन गलत है। होना क्या चाहिए था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। एक्सप्लेनेशन में और आगे बढ़ते हैं तो राणा सांगा की वीरता की गाथाओं को सुनकर जब मुगल सैनिक हतोत्साहित हो गए थे तब बाबर ने जिहाद का नारा दिया, है ना। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और अपने सैन्य समूह के समक्ष उसने शराब के सुराहियों को तोड़ कभी शराब ना पीने की प्रण लिया। इसके अतिरिक्त उसने मुसलमान व्यापारियों पर से व्यापारिक कर यानी कि तमगा समाप्त कर दिया। साथ ही साथ इससे सैनिकों में एक नए उत्साह का संचार हुआ और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करते हैं। बाबर अपने पिता की ओर से चंगेज खां का वंशज था, जबकि अपनी माता की ओर से तैमूर का वंशज था। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर
मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन बताना है, तो केवल 2 कथन को सत्य माना गया है। एक असत्य क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं कि बाबर का जन्म पहले देख लेते हैं। ये हुआ था 1483 ईस्वी में, जो कि फरगना में हुआ था। फिर उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक और तैमूर वंश से संबंधित था। यहाँ पे माता का संबंध कर दिया है तैमूर वंश से, जो कि गलत है। होना चाहिए था पिता का संबंध तैमूर वंश से। और इसके आगे बताता है कि माता कुतलुक निगार खान थी, जो कि मंगोल शासक और चंगेज खान के वंशज यूनुस खान की पुत्री थी। यहाँ पर क्या कर दिया है, माता का पिता का कर दिया है चंगेज खान, है ना, होना चाहिए था माता का। तो ये उल्टा हो गया है, इस कारण से ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। तो इसे ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो इस तरह बाबर 2 प्रमुख वंशों से संबंधित था। उसका कुटुंब तुर्कों के चतगाई शाखा के अंतर्गत आता था, जिसे सामान्य रूप से मुगल कहा जाता है ना। तो इसे भी याद रखना है। ये कहाँ के संबंधित थे, तो तुर्कों के चतगाई शाखा से संबंधित थे। फिर है कि 1504 ईस्वी में काबुल जीतने के पश्चात मिर्जा की उपाधि की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में बाबर द्वारा विजित प्रदेशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में सर्वप्रथम आएगा 2 समरकंद, फिर पहला आएगा काबुल, इसके बाद 5वां आएगा बाजोर, इसके बाद तीसरा आएगा सियालकोट और अंत में आएगा पेशावर। एक्सप्लेनेशन में देखें तो बाबर ने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया, है ना। तो समरकंद पर अधिकार कब किया था, तो 1501 ईस्वी में। फिर है 1504 ईस्वी में काबुल पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। अगला फैक्ट है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजोर पर किया था। उसी आक्रमण में उसने भैरा के किले को जीता। तो याद रखना है कि भारत पर आक्रमण बाबर के द्वारा सर्वप्रथम किस ईस्वी में और कहाँ हुआ था, तो 1519 ईस्वी में बाजोर पर उन्होंने आक्रमण किया था। अगला है कि 1520 ईस्वी में अपने तीसरे अभियान में बाबर ने बाजोर एवं भैरा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट एवं सैयदपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस युद्ध में तुलुगमा और उस्मानी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर होगा पानीपत का युद्ध, जो कि बाबर ने तुलुगमा और उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उसने युद्ध उस्ताद अली और मुस्तफा नामक तोपचियों की सेवाएं प्राप्त की थी। अगला फैक्ट है कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। कहाँ से, तो उज्बेकिस्तान यानी कि उज्बेकों से इस तरह का पद्धति की शिक्षा उनसे मिला था। फिर है तोपों को सजाने में उस्मानी विधि यानी कि रोमी विधि का प्रयोग किया था। अगला फैक्ट है कि उस्मानी विधि किसे कहते हैं, तो 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि को ही उस्मानी विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में किया है। तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो तुजु के जहांगीरी या जहांगीरनामा जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान अनुभव की गई घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक जगत के बारे में भी लिखा है। कहाँ लिखा है, तो तुजु के जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा में। किसके द्वारा लिखा गया है, तो जहांगीर के द्वारा। अगला फैक्ट है कि जहांगीर को प्राकृतिक और जीव विज्ञान में गहरी रुचि थी और उन्होंने भारत के वन्यजीव और पेड़ पौधों का बहुत विस्तार से अध्ययन और वर्णन किया था। अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये सही होगा, ये शामिल नहीं था। बाकी बात पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। इन सभी ने मिलकर बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया था। तो ऑप्शन सी कभी कभी कंट्रोवर्सी का विषय बन जाता है कि राणा सांगा का नाम आ रहा है, तो इस पर ध्यान देना है। बीच में ये कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ था, लेकिन इतिहास में जो दर्ज दस्तावेज है उसके अनुसार राणा सांगा ने भी भारत में बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया था। इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो 1524 ईस्वी में चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी के बीच मतभेद हो गए। इसके कारण दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां एवं आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा। इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन हुमायूं नामा, ये सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। बाकी बात तुजु के बाबरी
बाबर से संबंधित है। तुजुक जहांगीर से संबंधित है। शाहजहांनामा का रचयिता इनायत खान है। इसकी चर्चा करते हैं। तो हुमायूं नामा जो है हुमायूं की जीवनी है तथा इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, है ना। इसकी रचना यहाँ पर हुमायूं दिया हुआ है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत है तो ये हुमायूं का जीवनी का वर्णन इसमें, लेकिन इसकी रचनाकार उनकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। अगला फैक्ट है कि तुजुक बाबरी बाबर का आत्मकथा है और बाबर ने इसकी रचना तुर्की भाषा में किया है। नेक्स्ट है तुजुक जहांगीर के ने फारसी भाषा में लिखी है। इसमें वह अपनी परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख किया है, इसे याद रखना है। फिर है शाहजहांनामा, इस पुस्तक इनायत खान द्वारा लिखा गया जो शाहजहां से जुड़ा हुआ संक्षिप्त इतिहास है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि शाहजहांनामा क्या है, तो शाहजहां से जुड़ा हुआ संक्षिप्त इतिहास है। तुजुक जहांगीरी क्या है, तो जहांगीर ने इसे लिखा था, इसमें वह अपनी परिस्थितियों एवं घटनाओं का उल्लेख किया है। फिर है तुजुक बाबरी क्या है, तो बाबर का आत्मकथा है, बाबर ने इसकी रचना तुर्की भाषा में किया था। प्रश्न है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया, तो इसका उत्तर होगा बाबर। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। उसकी इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाया गया, जहां एक उद्यान में उसे दफनाया गया। अगला फैक्ट है कि शेरशाह शासनकाल के दौरान बाबर की अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजई ने काबुल के एक उद्यान में दफन करवा दिया, जिसका निर्माण स्वयं बाबर ने इसी उद्देश्य से किया था। तो इस उद्यान का जो निर्माण करवाया गया था वो बाबर ने ही करवाया था, कारण कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को यहीं दफनाया जाए। तो इसी उद्देश्य से उसकी जो पत्नी थी बीबी मुबारक यूसुफजई ने उसके रिमेनिंग जो अवशेष था उसे इस उद्यान में दफनाया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के संबंध में विचार कीजिए। पहला है कि इसने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना किया। इसका राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ। इसने 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 को गलत माना गया है कि 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किया, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात ये दोनों ऑप्शन सही है। चर्चा करते हैं। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। यहाँ पर ऑप्शन में है कि उन्होंने नगर का निर्माण करवाया, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए था, विशाल दुर्ग का निर्माण। अगला फैक्ट है कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। फिर हुमायूं ने 1531 ईस्वी में अपना पहला सैन्य अभियान बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध किया था। प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध या फिर कहें कालिंजर पर हुमायूं का प्रथम आक्रमण था, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, चौसा होगा, फिर बिलग्राम होगा और सरहिंद होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां के सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर हुआ था, है ना, जो कि चौसा नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुई थी। इस युद्ध में शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, इसे याद रखना है। बिलग्राम की लड़ाई में ही शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया था। फैक्ट है कि सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ था। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। तो ये फैक्ट तो याद रहेगा कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बैरम खान ने किया था। लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अफगान सेना का नेतृत्व करता कौन था, तो सिकंदर सूर था। ये किसकी चर्चा हो रही है, तो सरहिंद युद्ध की चर्चा हो रही है, जो कि 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है कि वह निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसमें मुगल वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका और नए वंश सूरी वंश की स्थापित किया। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध।
एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो 1540 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे बिलग्राम नामक स्थान पर युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध ने भारत से मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया और शेर खां के एक नए वंश सूरवंश की स्थापना हुई। तो याद रखना है, सूरवंश की स्थापना किस काल में हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुए बिलग्राम युद्ध के पश्चात। फिर है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनने के बाद शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। अगला फैक्ट है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि कब धारण किया था? तो चौसा के युद्ध के पश्चात किया था। इसे भी याद रखना है। प्रश्न है कि हुमायूं भारत से निर्वासित होने के पश्चात अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो उसका उत्तर होगा काबुल। तो भारत से निर्वासित होने के बाद हुमायूं ने 1549-50 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और कामरान को अंधा कर मक्का भेज दिया। अस्करी को भी मक्का जाने थे। हिंदाल की मृत्यु हो जाने से हुमायूं की आंतरिक समस्या समाप्त हो गई। अगला फैक्ट है कि 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया, साथ ही हिसार और दीपालपुर को भी उसने आधिपत्य में ले लिया। फैक्ट है 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? तो इसका उत्तर होगा लेनपुल। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में प्रमुख इतिहासकार लेनपुल के अनुसार हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। हुमायूं से संबंधित एक और फैक्ट है कि अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर हुमायूं को संबोधित किया था। अगला फैक्ट है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। हुमायूं के साथ ही ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस्समद भारत आए थे। तो इसे भी याद रखना है। अब्दुस्समद और सैयद अली कहाँ के थे? तो ईरान के थे। किसके साथ आए थे? तो हुमायूं के साथ भारत आए थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है कि शेरशाह चंदेरी के युद्ध में मुगलों के विरुद्ध लड़ा। ये गलत है। बाकी बात, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था, ये मूल रूप से सही है। शेरशाह का प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में संपन्न हुई, ये भी मूल रूप से सही है। शेरशाह को शेर खां की उपाधि बहार खां लोदी ने दिया था, ये भी मूल रूप से सही है। चर्चा करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, है ना। इस कारण से ऑप्शन डी जो है वो गलत है। बाकी बात, शेरशाह का जन्म 1572 ईस्वी में बजबाड़ा में हुआ था। शेरशाह के शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जौनपुर था, जहाँ उसने अरबी फारसी के साथ साथ सिकंदरनामा, गुलिस्तां और बोस्ता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया था। फिर है बहार खां ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे शेर खां की उपाधि दी और अपने पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त किया। तो इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दीवाने कजा, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग से है, ये गलत है। बाकी दीवाने आरिज सैन्य विभाग, ये सही है। दीवाने रिसालत, ये है विदेश। दीवाने बजारत, ये है आर्थिक। ये तीनों सही है मूल रूप से। सी की चर्चा करते हैं, ये गलत क्यों है? तो दीवान ए कजा का प्रमुख कार्य संपूर्ण न्याय व्यवस्था की देखरेख के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपीलों को सुनना था, है ना। इस कारण से ये सामान्य प्रशासन विभाग नहीं होगा, न्यायालय से संबंधित ये था। बाकी बात, दीवाने आरिज, इसके विभाग के प्रधान को आरिज ए ममालिक कहते थे, याद रखना है। यह सैन्य संगठन, सैनिकों की नियुक्ति, वेतन आदि की जिम्मेदारी इस विभाग के पास रहती थी। अगला फैक्ट है कि दीवाने रसातल, इसे दीवाने माहतसीब भी कहा जाता था। यह विदेश विभाग होता था जो दूसरे राज्यों से कूटनीति संबंध स्थापित करने में भूमिका निभाता था। तो यहाँ पे याद रखना है दीवाने रसातल या फिर दीवाने माहतसीब, है ना। दोनों का नाम एक ही है, दोनों का कार्य एक ही है। अगला है कि शेरशाह के शासनकाल में दीवाने बरीद किस विभाग से संबंधित था? तो इसका उत्तर होगा गुप्तचर, है ना। इस विभाग का प्रमुख क्या होता था? तो बरीद ए मामलिक होता था। फिर है कि गुप्तचर की नियुक्ति और प्रत्येक घटना की सूचना देने का कार्यभार इसके ऊपर होता था। अगला फैक्ट है दीवाने इंसाफ, यह विभाग सरकारी अभिलेखागार के रूप में कार्य करता था। इस विभाग के प्रमुख को दबीर ए खास कहते थे, है ना। इसके विभाग के प्रमुख को या अधिकारी को दबीर ए खास कहते थे। अगला फैक्ट है कि शासकीय घोषणाओं को तैयार करना, उन्हें प्रसारित करना, प्रांतीय गवर्नरों एवं स्थानीय पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, है ना, इसके अधीन कार्य होते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कि
महासूल होते थे प्राथमिक शिक्षालय, ये गलत है ना मूल रूप से। बाकी बात रई होता था फसलों की सूची, सिकदार होते थे परगने का प्रमुख, जरीब होते थे भूमि की पैमाइश का मानक। ये तीनों जो है वो मूल रूप से सही है। महासूल जो होते थे प्राथमिक शिक्षालय, ये गलत है ना। इसकी चर्चा करते हैं। तो महासूल व्यापारिक कर था, है ना, जबकि मकलब था प्राथमिक शिक्षालय, है ना। तो इसे याद रखना है, जब महासूल आ जाएगा तो वो हो जाएगा व्यापारिक कर, और मकलब जहाँ पर आएगा तो वो तब होगा प्राथमिक शिक्षालय। अगला फैक्ट है कि शेरशाह ने फसलों की सूची तैयार करवाई थी, जिसे रई कहा जाता था। इसकी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर ने भी अनुकरण किया था, यानी इस व्यवस्था का मुगल सम्राट अकबर ने भी अनुकरण किया था। प्रशासनिक इकाइयाँ सरकार, परगना और ग्राम में थी। परगना का सर्वोच्च अधिकारी सिकदार होता था, वह सिकरार ए सिकदारा के अधीन कार्य करता था। तो ये भी नोमेनक्लेचर है, इसे याद रखना है। फिर है कि शेरशाह ने लगान की दर निश्चित करने के लिए राज्य की समस्त भूमि की पैमाइश करवाई। इसके लिए एक माप जरीब का प्रयोग किया जो गजे सिकंदरी पर कार्य आधारित था। प्रश्न है कि पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका उत्तर होगा शेरशाह। जायसी के अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी सलाम। इसे भी याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के अन्य रचनाएं कौन कौन सी है। अगला फैक्ट है कि शेरशाह ने बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली लाहौर होते हुए सिंधु नदी तक जाने वाली सड़क की मरम्मत करवाई। इस सड़क को सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। तो याद रखना है, यहाँ याद रखना है किस सड़क को ग्रैंड ट्रक रोड या फिर सड़क ए आजम कहलाता है या कहते हैं। तो वो उत्तर होगा सोनार गांव से दिल्ली लाहौर होते हुए जो जाने वाली रोड है सिंधु नदी तक, उसे ही ग्रैंड ट्रक रोड यानी जीटी रोड या फिर सड़क ए आजम कहते हैं, जो कि शेरशाह के शासनकाल में उसे मरम्मत करवाया गया था। अगला है शेरशाह ने दिल्ली से पुराने किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो इंडो इस्लामिक पद्धति का बेहतरीन नमूना है। प्रश्न है शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी है, उसने कश्मीर तक साम्राज्य का विस्तार किया था, ये असत्य है। बाकी बात उसे अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली, ये मूल रूप से सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक था, ये भी मूल रूप से सही है। उसके द्वारा बनवाए गए सड़कों को सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया, ये भी मूल रूप से सही है। एक्सप्लेनेशन में अन्य फैक्ट को देखते हैं तो शेरशाह ने कुल 1700 सरायों का निर्माण करवाया। सड़कों और सरायों का शेरशाह के प्रशासन में इतनी प्रमुख भूमिका थी कि इन्हें साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया। प्रश्न है शेरशाह से संबंधित तारीख शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा अब्बास खां शेरवानी, है ना। तारीख शेरशाही के लेखक है अब्बास खां शेरवानी। यहाँ पे शेखानी दिया हुआ है। के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में एक वृद्ध स्त्री की आभूषणों की टोकरी लेकर बिना भय की यात्रा कर सकती थी, है ना। तो अब्बास खां ने इस तरह से शेर खां के शासनकाल को संबोधित किया है कि शेरशाह के शासनकाल में एक वृद्ध स्त्री भी आभूषणों की टोकरी लेकर बिना भय के यात्रा कर सकती थी। प्रश्न है कि शेरशाह ने अशरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए और जिन धातुओं के बने होते थे वे हैं, ऑप्शन ए सही होगा, सोना, चांदी और तांबा। प्रश्न है शेरशाह द्वारा जारी रुपये के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा था यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है? तो इसका उत्तर होगा कानून गो। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो शेरशाह ने सोना, चांदी और तांबे के नए सिक्के चलाए। शेरशाह के सिक्कों पर उनका नाम के अतिरिक्त टकसाल का नाम अरबी या फिर देवनागरी भाषा में अंकित हो रहा था। इतिहासकारों का कथन है कि शेरशाह के सिक्के मुगल और ब्रिटिश प्रणाली के आधार बने। अगला फैक्ट है कि तांबे का सिक्का दाम था। लोगों की सुविधा के लिए दाम के आधे, चौथाई, 8वें और 16वें भाग के सिक्के भी जारी किए गए थे। चांदी का रुपये का भार 175 ग्रेन था तथा तांबे का दाम का भार 380 ग्रेन था। एक चांदी का रुपया 64 दाम के बराबर होता था। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से किस विद्वान ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा? तो उत्तर होगा कनिंघम, है ना। तो शेरशाह द्वारा निर्मित इमारत में दिल्ली का पुराना किला, किले के अंदर बनी मस्जिद तथा सासाराम में बना स्वयं शेरशाह का मकबरा विशेष उल्लेखनीय है। फिर है झील के बीच में एक ऊंचे प्लेटफार्म पर बना शेरशाह का मकबरा भारत की मध्यकालीन श्रेष्ठ इमारतों में से एक है। हिंदू मुस्लिम शैलियों से सम्मिश्रण का भी यह एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह मकबरा शेरशाह के चरित्र एवं व्यक्तित्व को भी काफ़ी हद तक प्रतिबिंबित करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न है कि अकबर के संबंध में विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करेंगे। तो इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा
बिरसाल के राजमहल में हुआ था। दूसरा है वह गणित का बहुत बड़ा ज्ञानी था। तीसरा है इसका शाब्दिक अर्थ महान होता है। चौथा, इसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में कालानौर में हुआ था। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर केवल 3 को सही माना गया है। इसमें से 2 जो है वो गलत है। बाकी बात, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बिरसाल के राजमहल में हुआ था, ये सही है। इसका शाब्दिक अर्थ महान होता है, ये भी सही है। इसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में कालानौर में हुआ था, ये भी मूल रूप से सही है। अगर तारीख पूछ दे या ईस्वी पूछ दे कब हुआ था, तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों को साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन को कवर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।